देखिए आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, क्योंकि हम जैसे ब्रह्मांड वगैरह पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है और कैसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के जो अंदर वाला भाग है उसमें क्या है। इसी टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे आज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो पृथ्वी हम जानते हैं इस तरह से गोल बनी हुई है। इसी का जो हमने कटा हुआ भाग दिखाया है, जैसे तरबूज को हम काटते हैं उसी तरह से, इस तरह से। तो इसका ये वाला जो भाग है वो हमने यहाँ दर्शाया है। और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला वाला जो भाग है इसे कहते हैं क्रस्ट। पहला भाग है इसे कहते हैं क्रस्ट, या हिंदी में कहेंगे तो भूपर्पटी। 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 दूसरा भाग इसे कहते हैं मेंटल, ये मध्य भाग होता है। और जो अंतिम और तीसरा भाग होता है इसे कहते हैं क्रोड, इसे कहते हैं क्रोड। अब इसमें भी दो दो भाग हैं। जैसे जो क्रस्ट वाला भाग है जिसे कहते हैं भूपर्पटी, इसकी जो औसत मोटाई मानी जाती है 30 किलोमीटर तक। औसत मोटाई इसकी मानी जाती है 30 किलोमीटर तक। उसके बाद जो दूसरा वाला हमारा भाग है मेंटल का, इसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो 2900 किलोमीटर तक। तो ये टोटल ऊंचाई कहां से ली जाएगी, जीरो मान लो यहाँ है, तो 0 से 30 तक रहेगा आपका क्रस्ट, और 0 से 2900 तक आपका रहेगा कौन सा, मेंटल वाला भाग। और 0 से लेकर 6371 किलोमीटर ये आपका रहेगा कौन सा, क्रोड वाला भाग, 6371 किलोमीटर तक। अब इसमें भी डबल डबल भाग है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसमें पदार्थों का चेंज हो रहा है, उसी पदार्थों की चेंज के आधार पर हमें इन्हें डिवाइड किया है। अब जैसे आप किसी खेत वगैरह को देखते हैं, कहीं भी आप जो मिट्टी देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि मिट्टी एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कोई खेत वगैरह होता है, या जैसे ग्रामीण लोगों को जानते हैं, जैसे ये कोई खेत है काली मिट्टी का, तो ये नहीं तुरंत ये लाल मिट्टी का खेत शुरू हो जाए, उसके बीच में कुछ ऐसा भाग हो जाए जिसे कहते हैं संक्रमण वाला क्षेत्र। उसमें मिट्टी की मात्रा क्या होगी, दोनों की, इधर मान लो ये काली मिट्टी और ये लाल मिट्टी है, तो बीच में कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें काली और लाल मिट्टी होगी। इसी तरह इन जो मिट्टी को मिलान वाला एक हम काल्पनिक रेखा मानेंगे, इसी को कहते हैं असंबद्धता। इसी को कहते हैं असंबद्धता। तो जो क्रस्ट वाला भाग है इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मेंटल वाला भाग है इसे भी हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, और क्रोड वाला भाग है इसे भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। क्रस्ट वाला ऊपरी वाला क्षेत्र को उसे कहेंगे ऊपरी क्रस्ट, निचले क्षेत्र को कहेंगे निचला क्रस्ट। इसी तरह सेम इसमें कहेंगे मेंटल को ऊपर वाले भाग को ऊपरी मेंटल, निचले को निचली मेंटल, क्रोड में ऊपर वाले को ऊपरी क्रोड और नीचे वाले को निचला क्रोड। अब इसमें जहां से चेंज होती है, जैसे एक बाउंड्री रेखा हम मानते हैं, जैसे जहां से चेंज परिवर्तित होता है उसे कहते हैं असंबद्धता। और ऊपरी वाली क्रस्ट और नीचे वाली जो क्रस्ट है इसके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसे कहते हैं कोनराड। कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता। ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रस्ट में ऐसा क्षेत्र होगा कि ऊपर का मटेरियल अलग होगा और नीचे वाला मटेरियल अलग होगा। उसके बाद हम बात करें क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्योंकि ये भी क्या रहेगी, एक बाउंड्री लाइन रहेगी, और ये इस बाउंड्री लाइन को हम नाम देते हैं मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता, इसे मोहर बिग भी कहेंगे, आप कहीं लिखा मिलेगा बुक्स में, लेकिन मोह शॉर्ट में याद करेंगे तो मोह असंबद्धता। उसके बाद मेंटल वाला ऊपरी वाला भाग है और मेंटल का जो नीचे वाला भाग है इसका मटेरियल चेंज होगा, इसका भी मटेरियल क्या होगा, चेंज होगा। तो इनके बीच की जो लाइन मानी जाती है, जो बाउंड्री लाइन होती है या जो असंबद्धता होती है उसे कहते हैं रेपटी। रेपटी असंबद्धता। और मेंटल और क्रोड के बीच में जो लाइन होती है ये वाली, इसको नाम देते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के मध्य एक और असंबद्धता पाई जाती है, इसे कहते हैं लेहमेन। लेहमेन असंबद्धता।
ये तो हो गई इनकी डिवाइडेशन वाली लाइन, मतलब कहां से मटेरियल चेंज होगा। अगर हम पहले वाले की बात करें क्रस्ट में, तो क्रस्ट का जो मटेरियल है उसे उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो क्रस्ट का मटेरियल है या कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें पदार्थ पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब सिलिका को लिखेंगे SI, एल्युमिनियम को Al। तो जो पहली वाली परत होती है क्रस्ट की, इसे कहते हैं स्याल परत, इसे कहते हैं स्याल परत। इधर लिख दे रहा हूं, इधर मार्कर दिक्कत कर रही है। स्याल, स्याल कैसे बना, SI सिलिका का और एल्युमिनियम का Al, तो ये हो गया आपका स्याल परत। दूसरा वाला मेंटल वाले भाग की बात करें, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें सिलिका पाया जाता है। एकदम से ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया कि चेंज हो जाए एकदम से मटेरियल, तो सिलिका इसमें भी पाया जाएगा। तो इसमें पहला तो सिलिका पाया जाता है SI जिसे लिखते हैं, और दूसरा पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, मैग्नीशियम। तो इसका जो नाम है उसे देते हैं सीमा परत, सीमा परत। सीमा परत क्यों, सिलिका का SI का C, इससे C बन जाएगा और M का मा, तो सीमा परत कहते हैं मेंटल वाले भाग को। इसी तरह हम क्रोड वाले भाग की बात करें तो इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें आता है आपका निकिल और फेरिक, तो इसे कहते हैं निफे, इसे कहते हैं निफे परत। तो इस तरह से हमने देखा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाएंगे। उन्हें पहले तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों में डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि कहां से पदार्थ चेंज हो रहा है, और जहां से कोई पदार्थ मटेरियल चेंज हो रहा है वहां पे हमने एक इनर लाइन खींच दी, और उसी लाइन को क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। इसी तरह अलग अलग लाइनों में 2-2 भागों में हमने बांटा है, क्रस्ट को 2 भागों में बांटा है, मेंटल को 2 भागों में बांटा है, और निफे को 2 भागों में बांटा है, वो सॉरी क्रोड को 2 भागों में बांटा है। अब इसमें क्या है कि मैंने बताया था इन्हें 2 भागों में बांटेंगे, तो ऊपरी क्रस्ट कहेंगे, इसे निचला क्रस्ट कहेंगे, इसे ऊपरी मेंटल कहेंगे, इसे निचला मेंटल कहेंगे, इसे ऊपरी क्रोड कहेंगे, उसे निचला क्रोड कहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी के ऊपरी वाला क्षेत्र है या पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्रस्ट कहते हैं। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, औसत मोटाई होती है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक। अब ये औसत मोटाई क्या होती है, जैसे कोई मान लो पर्वत है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होगी, मान लो हमने मान लिया 50 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और जो नीचे वाला भाग है समुद्र वाला पृथ्वी का, इसकी कितनी है, केवल 10 किलोमीटर है। तो हम जब इसका औसत निकालेंगे 50 + 10 का, तो आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो जो मोटाई होती है क्रस्ट वाली, ये औसत होती है, ना कि केवल एक जगह पे इसकी, तो कहीं पे इसकी ज्यादा होगी मोटाई और कहीं पे क्या होगी, इसकी मोटाई कम होगी। इसी तरह जो मेंटल की हम मोटाई लेते हैं 2900 किलोमीटर तक, ये मोटाई औसत होती है, ना कि अब इसी में इसका हो जाएगा कहीं ज्यादा होगी मोटाई, कहीं कम होगी। अब इसके अंदर मटेरियल की बात करें, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। 2 तरह के सोर्स हमें प्राप्त होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सोर्स और एक होता है अप्राकृतिक सोर्स। प्राकृतिक सोर्स में क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसमें क्या निकल के आएगा, लावा, और लावा ऊपर आके ठंडा होता है, मैग्मा जिसे कहते हैं, तो मैग्मा निकलता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग है उसमें क्या पाया जाता है, कहीं ना कहीं जो पदार्थ पाया जाता है वो तरल अवस्था में और अर्ध तरल अवस्था में। तो ये जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी, प्राकृतिक सोर्स से। अप्राकृतिक सोर्स की बात करें तो हम जब देखते हैं अप्राकृतिक सोर्स में कौन सा आ जाएंगे, जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, और भूकंप वगैरह में हम उन्हें नापते हैं, तो उसकी जानकारी हम सिस्मोग्राम से प्राप्त करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, तो ये जानकारी कहलाती है अप्राकृतिक क्षेत्र। तो इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।